हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पॉलिटी विजन में। और यहाँ पे हम लोग यूजीसी नीट पेपर 1 के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और आज की सीरीज में हम लोग कंप्लीट करेंगे आपके यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को, कुछ महत्वपूर्ण इशूज़ को। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपका जो यूनिट 10 है उसमें आपको हायर एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ गवर्नेंस पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको पढ़ना है। तो आज का जो ये करेंट अफेयर्स है स्पेशली गवर्नेंस पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन के भाग को कवर करेगा। तो ये बहुत ही अहम करंट अफेयर्स है, आप इसको मिस नहीं करिएगा। ध्यान से इसको देखिएगा, सुनिएगा। हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है आज के करंट अफेयर्स के सीरीज में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ठीक है, GEM के रिपोर्ट है जो हाल ही फिलहाल जारी हुआ है। तो इसके बारे में जानते हैं कि इसको कौन जारी करता है और इस रिपोर्ट में स्पेशली इस बार किन किन चीज़ों को इवेलुएट किया गया। तो ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है GEM की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये जारी किया गया है स्पेशली वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट जो इसको हिंदी में बोलते हैं। ये जारी किया गया है आपके यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, और इस रिपोर्ट में शिक्षा संबंधित सतत विकास लक्ष्य 4 को टारगेट किया गया है और उसके अंतर्गत क्या प्रगति हुई है उस पे मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 के दौरान विश्व की शिक्षा प्रणालियों में कितना ज़्यादा असमानता में वृद्धि हुई है और इसके साथ साथ विश्व में लगभग 40% अल्प तथा निम्न मध्यम आय वाले कोविड-19 से उपजे संकट के दौरान लागू लॉकडाउन में स्कूल बंद होने पर छात्रों की पढ़ाई के लिए कितने सारे चैलेंजेस आए। तो स्पेशली जो यूनेस्को ने ये रिपोर्ट जारी किया है वो शिक्षा संबंधी सतत विकास को और उसके प्रगति के मूल्यांकन से संबंधित जारी किया। और उसमें इन्होंने साफ साफ बताया कि जो मध्यम आय वाले कंट्रीज हैं या फिर जो निर्धन देश हैं, जो जिनके पास मतलब बहुत विकसित देश जो नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में हानि उठाना पड़ा है इस साल कोविड-19 महामारी के वजह से। ठीक है, इसमें ये बात बताया गया कि अप्रैल 2020 में विश्व भर में स्कूल बंद होने के दौरान लगभग 91% छात्र स्कूल से बाहर थे, पढ़ाई से वंचित हो चुके थे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एजुकेशन से संबंधित है। और क्वेश्चन अगर आए कि GEM रिपोर्ट कब जारी हुआ, तो कब जारी किया गया और उसमें किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये जारी किया गया है यूनेस्को के द्वारा। और इसमें बताया गया है, इसमें ये बातें बताई गई हैं, इसका मूल्यांकन किया गया है कि सतत विकास लक्ष्य जो है, जो शिक्षा से संबंधित है, उसमें ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या क्या समस्याएं आई हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं आगे का क्या है एक इम्पॉर्टेंट इशूज। तो वो है आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं लोकतंत्र सूचकांक अर्थात डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप इसको ज़रूर से जान लीजिए, समझ लीजिए। और किसके द्वारा जारी किया जाता है, किन किन आधारों पे जारी होता है, कौन कौन से मानक हैं इसके, और ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देख के जाएंगे। मे बी क्वेश्चन इससे आ जाए। ठीक है, तो यह सूचकांक द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा तैयार किया गया है और इस बार का जो सूचकांक है वो ए ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट के नाम पे जारी हुआ है। ठीक है, किसके आधार पे जारी हुआ है, द ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट के नामक रिपोर्ट के आधार पे इस बार का जो ये सूचकांक है डेमोक्रेसी सूचकांक, वो जारी हुआ है। यह वैश्विक सूचकांक 165 स्वतंत्र देशों और 2 क्षेत्रों में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति को प्रदर्शित करता है। इट मीन्स 165 जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, साथ ही साथ 2 टेरिटरीज को मिला के ये रिपोर्ट बनाया गया और ये सारे 167 जो हैं वो डेमोक्रेसी वाले देश हैं और उनमें लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी रैंकिंग दी जाती है जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जो इस सूचकांक को प्रकाशित करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, आखिरकार वो है क्या।
तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट ग्रुप का एक हिस्सा है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। क्वेश्चन अगर कभी भी पूछे कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस भारत के किसी मिनिस्ट्री का एक अंग है ऐसे वैसे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह इकोनॉमिस्ट ग्रुप का एक हिस्सा है जो लंदन में है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। ठीक है, इसका काम है, यह दुनिया के बदलते हालात पे नजर रखती है और दुनिया की आर्थिक राजनीतिक स्थिति के पूर्वानुमान द्वारा देश विशेष की सरकारों को खतरों से आगाह करती है। स्पेशली जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन पे ये नज़र रखती है, वहाँ पे होने वाले घटनाओं पे ये नज़र रखती है, और उसके आधार पे उस देश को आगाह करती है कि आपके यहाँ इन हरकतों से ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपके डेमोक्रेसी को नुकसान पहुँच रहा है, या फिर आपकी डेमोक्रेसी कितनी प्योर है, लोग आपसे कितने खुश हैं, उसके कुछ अपने पैमाने हैं, उन आधार पे ये देश को क्या करता है, आगाह करता है। ठीक है, तो इस बार जो रैंकिंग जारी हुई है वो 4 मानकों के आधार पे जारी हुई है। जो डेमोक्रेसी रैंकिंग इस बार जारी की गई है 2020 में, वो 4 मानकों के आधार पे जारी की गई है, और वो 4 मानक कौन कौन से थे? तो पहला है पूर्ण लोकतंत्र, दूसरा है दोषपूर्ण लोकतंत्र, तीसरा है हाइब्रिड शासन, और चौथा मानक है वो आपका सत्तावादी शासन। मतलब इन 4 आधारों पे 167 कंट्रीज को डेमोक्रेसी की रैंकिंग दी गई है, उसका इंडेक्स तैयार किया गया है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि इस इंडेक्स में भारत का क्या पोजीशन है। ठीक है, भारत को कितना रैंक मिला, और भारत की डेमोक्रेसी कितना प्योर है, या फिर इनको कितना आगाह किया गया, इन सारे चीज़ों को हम देखते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल 167 देशों की सूची में भारत को 91वां स्थान मिला है, मतलब 51 रैंक मिला है। लेकिन एशिया और ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत को 8वां स्थान मिला है। मतलब ओवरऑल अगर 167 कंट्रीज की बात करूं जहां भी डेमोक्रेसी है, तो कुल मिला के वहां पे भारत को मिला है 51 रैंक। लेकिन अगर एशिया की बात करेंगे तो एशिया में इसको मिला है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महादेश की अगर बात करेंगे तो वहां पे भारत को मिला है 8वां स्थान। और अंक के मामले में बात करूं तो भारत को कुल 6.90 अंक मिले हैं। ठीक है, भारत को अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो भारत को चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद में मिला है 8.67, सरकार की कार्यशैली में मिला है 6.79, राजनीतिक भागीदारी में मिला है 6.67, और पॉलिटिकल कल्चर में मिला है 5.63, और नागरिक आज़ादी में मिला है 6.76। इतने अंक आपको मिले हैं इन अलग अलग क्षेत्रों में भारत को। तो इतने सारे क्षेत्रों के आधार पे भी सेपरेट रैंकिंग तैयार की जाती है। तो मैं बहुत सारे कंट्रीज का तो नहीं लेके आई हूँ, लेकिन भारत के लिए ये जरूरी था। अगर क्वेश्चन ये आए कि राजनीतिक भागीदारी में भारत को कितने अंक मिले हैं, तो वो 6.67 अंक मिले हैं, और कुल अंक सब मिला के जो भारत का अंक बनता है वो बनता है 6.90। तो ये डेटा आपके लिए जरूरी है। और कितना रैंक मिला है, तो 51, ये आपके लिए जरूरी है। एशिया महादेश की बात करूँ तो इसमें भारत को 8वां स्थान मिला है, और ये बात हो रही है आपकी डेमोक्रेसी इंडेक्स की। ठीक है, तो आप इसको एकदम से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ भारत को ये आगाह किया कि भारत दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में आता है, इसलिए क्योंकि 19-20 का जो साल रहा भारत के लिए बड़ा असंतुष्टि का साल रहा। बहुत सारे विवाद, बहुत सारे आंदोलन हुए, खासकर एनआरसी को लेके, सीए को लेके, और आर्टिकल 35A 370, इन सारी चीज़ों के को ध्यान में रखते हुए ये जो रिपोर्ट है भारत के लोकतंत्र को दोषपूर्ण की श्रेणी में रखा है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे इंडेक्स की बात करते हैं, वो है आपका सुशासन सूचकांक, या फिर हम कहें गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आपको गुड गवर्नेंस पढ़ना है। तो गुड गवर्नेंस अगर आपके सिलेबस में है तो इसलिए ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूजीसी नेट के पेपर 1 में बहुत बार डायरेक्ट ये सवाल पूछ लिया गया है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पहले ही याद रख लेना है कि सुशासन दिवस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या है। तो 25 दिसंबर 2019 सुशासन दिवस जब मनाया जा रहा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा इस सूचकांक की शुरुआत की गई। तो ये सूचकांक जो है वो कौन जारी करता है? तो
ये सूचकांक जारी करता है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा। आपका सुशासन इंडेक्स या फिर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया जा रहा है कब से, तो 25 दिसंबर 2019 से। इसके अगर मैं बात करूं मेजर ऑब्जेक्टिव की कि गुड गवर्नेंस के आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसके मुख्य उद्देश्य में सबसे पहले है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की तुलना करने के लिए एक डेटा प्रदान करना कि कितना किस किस राज्य में और किस किस प्रदेश में जो वहाँ पे गवर्नेंस का सिस्टम है वो कितना संतोषजनक है। इस आधार पे कंपेयर करके सभी राज्यों में एक डेटा कलेक्ट करके देना और शासन में सुधार के लिए उपयुक्त रणनीति बनाने और उनको लागू करने के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को सक्षम बनाना ताकि शासन व्यवस्था को और भी बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, मतलब कि सारे राज्यों में एक तुलनात्मक और आप कह सकते हो तुलना करके एक मात्रात्मक डेटा प्रोवाइड करना ताकि वहाँ से ये समझ में आए कि किस राज्य में गवर्नेंस की क्या स्थिति है और जहाँ पे स्थिति खराब है उसको अच्छे अच्छे तरीके के स्ट्रेटजी बताना और वहाँ के गवर्नेंस को सुधारने के लिए काम करने का राय देता है। और ये जो आपका गुड गवर्नेंस इंडेक्स है ये किन किन मानकों पे मतलब जारी किया जाता है, तो इसके 10 मानक हैं, 10 निर्धारण मतलब ऐसे ऐसे तत्व हैं जो 10 निर्धारक तत्व हैं जिनके आधार पे इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो मैं बात करूं उन 10 मानकों की, तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के इंडेक्स बनाया जाता है उसके बाद रैंकिंग दी जाती है। तो ये मानक है, पहला पर्यावरण, दूसरा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, और तीसरा है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चौथा है मानव संसाधन विकास, पांचवा है सार्वजनिक स्वास्थ्य, छठा है आर्थिक प्रशासन, और सातवां है सार्वजनिक और संरचना व उपयोगिताएं, आठवां है समाज कल्याण और विकास, नौवां है न्यायिक व सार्वजनिक सुरक्षा, और 10वां है नागरिक केंद्रित प्रशासन। अगर क्वेश्चन में ये पूछे इन 10 में से कोई एक चीज जो नहीं है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप 10 पॉइंट आप देख लीजिएगा कि इन्हीं मानकों के आधार पे आपका गुड गवर्नेंस सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है और अनेक राज्यों को उसमें रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, तो सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 अलग अलग समूहों में बांटा गया है। ठीक है, 3 अलग समूह में बांटा गया है। वो 3 अलग समूह कौन कौन से हैं, तो पहला बड़े राज्य, दूसरा उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्य, और तीसरा संघ राज्य क्षेत्र। मतलब ये 3 अलग अलग क्षेत्र हैं और इनकी तुलना में इनको अलग अलग से रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम बड़े राज्यों में, तो बड़े राज्यों में जो 3 शीर्ष वाले राज्य रहे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पाए, जहाँ पे गुड गवर्नेंस की स्थिति काफी बेहतर आई बाकी राज्यों के खिलाफ, तो वो बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान मिला तमिलनाडु को, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक अपना स्थान बनाने में कामयाब रहा। और वहीं पे बात करें दूसरा श्रेणी जो ये जारी करता है रैंकिंग पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों से, तो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों से पहला स्थान मिला हिमाचल प्रदेश को, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा स्थान पे त्रिपुरा रहा। और वहीं पे बात करें हम यूनियन टेरिटरीज की, केंद्र शासित प्रदेशों में, तो वहाँ पे 3 राज्य क्रमशः आए, पहला पौंडीचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो ये तीनों राज्य अपने गुड गवर्नेंस में बाकी सारे राज्यों से अलग रहे, अपने अपने मतलब आप कह सकते हो विभाग और मतलब बड़े राज्यों के श्रेणी में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा है आपके लिए कि यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, कब से जारी किया जाता है। ठीक है, और वो आपका डेट याद रख लेना है, साथ ही साथ कौन कौन से राज्य किस श्रेणी में है, स्पेशली पहला दूसरा तीसरा तो आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में आए कि बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान पे बिहार था तो आपको नहीं करना है, पहला स्थान पे क्या था, तमिलनाडु था। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली आपके यूनिट 10 के पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के से रिलेटेड होने के नाते ये गुड गवर्नेंस आपके लिए, गुड गवर्नेंस का इंडेक्स, डेमोक्रेसी का इंडेक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मुझे लगा कि ये आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हम आपके लिए यह एक क्लास लेके आए। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया हो और आप इससे संबंधित जो भी डेटा है उसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और कल से जो मेरी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आएंगे वो होंगे 1 लाइनर क्वेश्चन, जहाँ पे आपको बहुत सारे सूचकांक संबंधित और हायर एजुकेशन के इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन और पॉलिसीज से संबंधित क्वेश्चन को कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।